हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। सो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? उन सब बच्चों के लिए जो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम में जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक है, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस ज़्यादा है। सेकंड थिंग कि क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके ईजिली नहीं आएंगे कि बताओ भैया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है और कैसे इसको जो है डील किया जाता है। ऑब्वियसली देयर विल बी अ केस स्टडी गिवन टू यू इन योर एग्जाम एंड यू हैव टू अप्लाई दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसका पूरा केस स्टडी पढ़ के एंड देन आपको जो है अपना रिव्यू देना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें जो है डिस्क्लोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ के जो आपको उस केस स्टडी में ठीक लगता है या फिर जो है एप्लीकेबल होता है, वो उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड यानी कि जो आपसे जुड़ी हुई हैं पार्टीज़, ठीक है। डिस्क्लोजर यानी उसका डिस्क्लोज करना। अब मान लो आपकी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई रिलेटेड पार्टीज़ है। अब रिलेटेड पार्टीज़ क्या होती है वो भी हम देखेंगे। कोई रिलेटेड पार्टी है जो कि आपसे जो है आपको सेल कर रही है या फिर आप उसको सेल कर रहे हो। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट में, आपकी P&L में जो है आप दिखा दोगे कि मैंने इतनी सारी सेल की है, लेकिन आपने जो है वही सेल आगे से घुमा करके खुद खरीद भी ली है दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैंने परचेज भी किया है, सेल भी की है। इट मीन्स कि आप अपनी रिलेटेड पार्टीज़ के साथ कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो जो आपकी कंपनी की एक अच्छी वैल्यू करके जो है इन्वेस्टर्स के सामने या मार्केट में दिखा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पार्टी आपसे रिलेटेड है और आप जानबूझ के ये चीज़ें कर रहे हो, या अगर जानबूझ के नहीं भी कर रहे, जेन्युइन में अगर आपने कोई उसके साथ ट्रांजेक्शन की है, तो अगर वो रिलेटेड पार्टी है आपकी, तो आपको वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिलेटेड पार्टीज़ के साथ की है वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपने फाइनल अकाउंट्स में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चल सके कि कहीं अंदर ही अंदर कुछ ये लोग जो है खिचड़ी तो नहीं पका रहे, तो वो चीज़ पता चल सके। तो यहाँ पे जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होती है उसका डिस्क्लोजर करना, कैसे करना है और कब कब किया जाना है, वो बात यहाँ पे ये वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है। चलिए, डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि रिलीज़ करना, एक्ट ऑफ रिलीजिंग जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और उस चीज़ों के बारे में बताना जो भी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हिला सकते हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको पता है कि आपने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज के साथ जो है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस की है जिसकी वजह से आपकी सेल बहुत ज़्यादा दिख रही है ना। क्या ये इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा? बिल्कुल करेगा। इन्वेस्टर सोच सकता है ना कि भाई ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन अपनी रिलेटेड पार्टी से कर रहा है, तो कुछ पक वक्त तो नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के इन्फ्लुएंस कर सकती है, या उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक पॉइंट बना करके वो जो है उस पर उसको कंसीडर करना चाहते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड डिस्क्लोज मीन्स एक्ट ऑफ रिलीजिंग ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यानी आपकी जो भी ऐसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी प्रिटेंडिंग टू अ कंपनी दैट में इन्फ्लुएंस, आपके सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, वो सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, रिलीज़ करने पड़ेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको नोटिफाई किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको नोटिफाई किया था अलॉन्ग विद दी अदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके साथ कई सारे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लाए गए थे ऑन February 25, 2012। ठीक है, तो ये 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, क्यों ज़रूरी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है आपको शो करना? तो यहाँ पे वो इसलिए ज़रूरी है बेटा, एक सेकेंड, पहले तो मुझे ये फ़ोन ही मैनेज करना नहीं आता। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या उद्देश्य है? मैं कह रही हूँ कि नहीं करना मुझे, बट अगर आपने कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया है, तो उसके पीछे की रीजंस क्या हैं? आखिर क्यों आप चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला है ये इंश्योर करना कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो है वो सारे डिस्क्लोजर्स, नेसेसरी डिस्क्लोजर्स जो हैं वो बाहर आ सकें, उसमें वो
सारे डिस्क्लोजर्स कंटेन हो जो कि कहीं ना कहीं ड्रॉ करते हैं अटेंशन टू द पॉसिबिलिटी दैट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस may have been affected by the existence or related parties and by transaction and outstanding balance with such parties। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि हो सकता है आपने किसी रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा उसको सेल करके दिखा दिया हो, उसी से परचेज़ भी कर ली हो, ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने इस बार जो है बहुत अच्छा टर्नओवर किया है, बहुत अच्छा हमारा रिवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आप क्यों दिखाई जाए, इसलिए दिखाई जाए ताकि जो भी चीज़ें, जो भी ऐसी आपकी पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट आया है आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, और उसका क्या अफेक्ट हुआ है आपकी एक्सिस्टेंस पार्टीज़ के साथ जो ट्रांजैक्शंस है उस पे, साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस में उस पार्टी का कितना बैलेंस खड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की जा सके कि हाँ देखा जाए कि हाँ जेन्युइन में ये काम वाली चीज़ हो रही है या फिर उल्टा सीधा कुछ किया जा रहा है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एंटिटी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें ये सारे डिस्क्लोजर जो है वो ड्रॉ किए जाएं, जो कि एक कहीं ना कहीं अटेंशन वाली चीज़ होती हैं और जिसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीज़ें इस कारण से अफेक्ट हुई हैं। ओके, टू डिफाइन वेरियस क्लासेस ऑफ एंटिटीज़ एंड पीपल एज रिलेटेड पार्टीज़। अब यहाँ पे क्या है, ये डिफ़ाइन किया जा सके कि भाई वेरियस क्लासेस ऑफ एंटिटीज़ कौन सी हैं एंड पीपल कौन से हैं एज रिलेटेड पार्टीज़, कौन सी पार्टीज़ ऐसी है जिनकी रिलेटेड है। टू सेट आउट द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज पार्टी इंक्लूडिंग द कंपनसेशन ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। यहाँ पे एक सेट आउट किया जा सके डिस्क्लोजर जो कि रिक्वायर्ड है किस चीज़ के रिगार्डिंग, उस पार्टीज़ के रिगार्डिंग, साथ ही साथ कंपनसेशन ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल भी यहाँ पे चेकआउट किया जा सके। देखो ये सारी चीज़ें ना अभी आपको थोड़ा सा और इजीली समझ आएगी जब मैं आपको रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन, पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में भी समझाएंगे। ठीक है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है इस चीज़ से कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो मत करो, नहीं, देयर इज़ नो एग्जेम्पशन अवेलेबल। ठीक है, आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, एंड उसका जो बैलेंस है उसके वो भी आपको जो है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट, वेंचर और इन्वेस्टर और इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी शो करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा एक पेरेंट कंपनी है, एक सब्सिडरी, उसी की सब्सिडरी कंपनी है, लेट्स सपोज उन्हीं के बीच में कुछ बिजनेस हुआ है, तो यहाँ पे एक अलग से उसको शो करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी रिलेटेड पार्टी है, इसके साथ मैंने इतना बिजनेस किया है। तो यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं ये तो मेरी ही सब्सिडरी है तो मैं क्यों दिखाऊँ, नहीं, नो एग्जम्पशन अवेलेबल। यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और बैलेंसेस जो है इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट की जो भी पेरेंट कंपनी है उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको शो करना पड़ेगा। वेंचर है तो भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टर, वेंचर और इन्वेस्टर और इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, इवन सब्सिडरी जो कंपनी है उसमें भी आपको शो करना पड़ेगा। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई बार क्या होता है, जैसे पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी, अपना भी बनाएगी और एक कंसोलिडेटेड भी बनाएगी जिसमें सब्सिडरी की भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्योंकि है तो वो उसी का बाल बच्चा। तो इफ़ इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंट्रा ग्रुप रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन होती है वो एलिमिनेटेड हो जाती हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक सेकेंड गाइस, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाती हैं एंड आर देयरफॉर नॉट डिस्क्लोज, और उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पेरेंट कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, पेरेंट कंपनी अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, एक कंसोलिडेटेड भी बना रही है, तो जो अपनी अलग से बना रही है उसमें तो दिखाएगी कि मैंने सब्सिडरी के साथ इतना काम किया है, बट जब वो कंसोलिडेटेड बना के दिखा रही है तो यानी कि यहाँ पे वो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स थी इंट्रा ग्रुप रिलेटेड पार्टीज़ वाली वो कहीं ना कहीं इसमें कैंसिल हो जाती है, तो इसलिए उसको आप अलग से नहीं डिस्क्लोज करते हो। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप यानी कि इसका स्कोप कितना है, कितने दूर तक ये जा सकती है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाइड होता है किस चीज़ में, आइडेंटिफाई करने में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप, कि भैया कौन सी पार्टीज़ रिलेटेड, इनकी रिलेटेड पार्टीज़ है, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप यानी कि क्या ये इनकी सब्सिडरी या पेरेंट है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जा सके।
कि भाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, कितना बकाया है, इंक्लूडिंग कमिटमेंट्स क्या है बिटवीन इन दोनों एंटिटीज़ के और रिलेटेड पार्टीज़ के। आइडेंटिफाई किया जा सके व्हेन द डिस्क्लोजर शुड बी मेड, ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इसका डिस्क्लोजर कब करना है। कब करना है मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं करेंगे अगले साल करेंगे, नहीं कि कब करना है, यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना करके कैसे उसको डिस्क्लोजर करना है। डिटरमाइन किया जा सके कि डिस्क्लोजर जो है इसका ऑफ सच ट्रांजैक्शन कब होगा एंड बैलेंसेस इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर शुड टेक, ठीक है, कि और किस फॉर्म का डिस्क्लोजर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ना। कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। रिलेटेड पार्टीज़ क्या होती हैं? रिलेटेड पार्टी यानी कि एक पर्सन या एक एंटिटी जो कि रिलेटेड है आपकी एंटिटी से, आपकी कंपनी से, एंड दैट इज़ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि आप हो, आपकी एक कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो ऐसी कोई भी पार्टी, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि रिलेटेड है आपकी एंटिटी से और उसका आपके साथ काम हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है। अब आपके साथ रिलेटेड तो बहुत लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर जगह किसी को चेयर देते बैठोगे, नहीं। यानी कि यहाँ पे आपकी ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि आपसे रिलेटेड है। सबसे पहले आता है अ पर्सन और अ क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन's फैमिली इज रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटी इफ दैट पर्सन। देखो अब आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, आप अपनी या फिर आपकी जो भी ये इरेज क्यों नहीं होता, मैं कतई बिल्कुल जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके हो गया। अरे नहीं बाबा, जस्ट अ सेकेंड। चलिए आ गया। सबसे पहले आता है एक पर्सन और अ क्लोज मेंबर जो कि आपके फैमिली का है। लेट्स सपोज ये आपकी कंपनी है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो कि आपका क्लोज मेंबर ऑफ फैमिली है, जो भी आपकी फैमिली है उसका क्लोज मेंबर है, आपका भाई है, आपका बंधु है, आपका हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स या कुछ भी, ठीक है, वो क्या कहलाए जाएंगे? वो आपके रिलेटेड कहलाए जाएंगे जब भी आप अपनी कंपनी में उसके साथ अगर कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो। सो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका कंट्रोल हो जाता है और जॉइंट कंट्रोल हो जाता है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि वो एंटिटी, वो कंपनी जिसकी रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है, ठीक है, और आप यहाँ पे जो हो, यहाँ के ऑनर हो या फिर इसका मेन पर्सन यहाँ पे हेड हो। आपका कोई भाई, आपका बंधु, आपका दोस्त जो है, नॉट दोस्त, आपका फैमिली का मेंबर, जो भी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, वो अगर आता है, कहता है कि यार एक काम कर, अपनी कंपनी से ना मुझे इतने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। अब ये क्या है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपका कंट्रोल बन सकता है इस कंपनी के अंदर। क्यों कंट्रोल बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे मेन पर्सन आपका खुद का फैमिली मेम्बर है। लेट्स सपोज अब मेरी कंपनी है, मेरे पिताजी आएंगे, कहेंगे अरे ये तो मेरे बालक की कंपनी है, मेरे से तो ज़्यादा फिर उन्हीं की सुनी जाएगी, उन्हीं की चलेगी। तो यहाँ पे हैज़ कंट्रोल, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल बन सकता है, हैज़ कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो इसलिए यहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी कहलाई जाएगी। हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, या फिर इनका सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि आते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ की जाएगी तो की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तू मैं नहीं करेगा। एक तरीके से उनका ऑर्डर हो जाता है, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो जो भी काम बोलेंगे वो कहीं ना कहीं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ऐसा इन्फ्लुएंस उनका है। और यहाँ पे इज़ अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और ऑफ अ पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। लेट्स सपोज आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो भी की मैनेजरल पर्सन है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि पूरी कंपनी का काम देखता है, जैसे कि CEO, CFO, जो कि बहुत मेन पर्सन है, जो सारी चीज़ें देखता है, कंपनी को कैसे काम करना है, क्या करना है। अगर वो व्यक्ति का जो है कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई आ रहा है तो वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाया जाएगा। एंड ऑल्सो
पेरेंट कंपनी, लेट सपोज ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की एक और पेरेंट कंपनी है, तो भैया वो तो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, पेरेंट की तरह वो कुछ भी आके बोल सकती है। तो पेरेंट कंपनी का भी कोई व्यक्ति यहाँ, पेरेंट कंपनी का भी अगर कोई रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो भी यहाँ पे आपका रिलेटेड पार्टी बन जाता है। तो इज़ अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल और द रिपोर्टिंग एंटिटी और ऑफ अ पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल का कोई मेंबर और द रिपोर्टिंग एंटिटी, इसकी खुद की एंटिटी का या फिर इसके पेरेंट एंटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एन एंटिटी इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई। एक एंटिटी जो है वो क्या कहलाई जाएगी, वो रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड कहलाई जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे अब बात हो रही है एंटिटी की, यानी एक कंपनी की। एक कंपनी जो है रिलेटेड कहलाई जाएगी किसकी, रिपोर्टिंग कंपनी की, जब ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हो, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही हो। सबसे पहले, द एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी आर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप विच मीन्स दैट ईच पेरेंट, सब्सिडरी एंड फिलो सब्सिडरी इज रिलेटेड टू द अदर्स। लेट सपोज आप एक कंपनी हो, दूसरी भी एक कंपनी है, आपकी पेरेंट कंपनी जो है वो इसकी भी पेरेंट कंपनी है, ठीक है, यानी आप दोनों की पेरेंट कंपनी एक कंपनी है। सो इट मीन्स आप एक ग्रुप में शामिल हो गए हो। सो ऐसी एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी ये क्या है, मेंबर्स हैं सेम ग्रुप के, जिसका मतलब है कि ईच पेरेंट विच मीन्स दैट ईच पेरेंट या फिर सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी इज़ रिलेटेड टू अदर्स, ठीक है। यानी कि आपकी सब्सिडरी, इनकी सब्सिडरी रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ है, या कुछ और यहाँ पे कनेक्शंस हैं आपकी सब्सिडरी में या फिर आपकी फेलो सब्सिडरी में या फिर पेरेंट में। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड पार्टी बन के आ जाओगे। वन एंटिटी इज़ एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ऑफ द अदर एंटिटी or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member। यानी एक एंटिटी क्या है यहाँ पे, एसोसिएट है या फिर जॉइंट वेंचर है किसी अदर एंटिटी की, जो कि आपकी क्या है, एक किसी अदर एंटिटी की। सो ये आपका यहाँ पे भी रिलेटेड पार्टी कहलाया जाएगा। दोनों एंटिटी क्या है, जॉइंट वेंचर है किसी थर्ड सेम पार्टी की। लेट सपोज यहाँ पे एक पार्टी है एक्स, ठीक है, यहाँ पे आप ए हो, यहाँ पे आप बी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी इसके साथ जॉइंट वेंचर में है, बी भी इसके साथ जॉइंट वेंचर में है, आपका फिर एक दूसरे के साथ भी यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। वन एंटिटी इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ अ थर्ड एंटिटी एंड द अदर एंटिटी इज़ अ एसोसिएशन ऑफ अ थर्ड एंटिटी। यानी कि आपकी एक एंटिटी किसी के साथ जॉइंट वेंचर में है किसी ऑफ अ थर्ड एंटिटी, एंड अदर एंटिटी जो दूसरी एंटिटी है वो एसोसिएट में है उस थर्ड एंटिटी के साथ। तो वही बात है कि भैया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ए इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू सी। तो यहाँ पे इस तरीके से लिंकअप बना हुआ आपका आ जाता है। The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employee। जो आपकी entity है वो क्या है, post-employment defined benefit plan है for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employees are ऑल्सो रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब देखो जो एंटिटी है वो क्या है, एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ वो लोग क्या करते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान उनके होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आइदर द रिपोर्टिंग एंटिटी जो आपकी है या फिर जो एंटिटी जो कि रिलेटेड है उस रिपोर्टिंग एंटिटी के, अगर जो आपका रिपोर्टिंग एंटिटी है वो इटसेल्फ सच अ प्लान, उसकी खुद की ऐसी कुछ प्लानिंग है, प्लान्स में है, सो जो स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर्स होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे उस रिपोर्टिंग एंटिटी के। द एंटिटी इज़ कंट्रोल्ड और जॉइंट कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन आइडेंटिफाई इन वन। यानी कि जो आपकी एक एंटिटी है वो कंट्रोल की जा रही है या जॉइंटली कंट्रोल की जा रही है, किसके द्वारा, वन के द्वारा, ए के द्वारा। ए जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो कि आपकी फैमिली मेम्बर का क्लोजर पर्सन है, राइट। एक पर्सन जो कि आइडेंटिफाइड किया जाता है A1, यानी कि जो आपका जॉइंटली पर्सन, जो कि आपकी फैमिली का करीबी पर्सन है, हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उनका ओवर द एंटिटी, उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द एंटिटी, और वो क्या है, वो मेंबर है की मैनेजमेंट पर्सनल के उस एंटिटी के, तो भी आपकी जो है, या फिर एक पेरेंट कंपनी एंटिटी के, तो भी आपकी जो है रिलेटेड पार्टी कहलाई जाएगी। द एंटिटी
और एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप, कोई भी एंटिटी या फिर मेंबर ऑफ अ ग्रुप जो कि एक पार्ट है, प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज टू द रिपोर्टिंग एंटिटी और द पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि ऐसी एंटिटी जिसका और कोई ऐसा मेंबर ऑफ ग्रुप जो कि क्या कर रहा है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज उस रिपोर्टिंग एंटिटी को या फिर उसकी पेरेंट कंपनी को, राइट। नाउ द रिलेटेड पार्टी, अब रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड क्या होता है, पेरेंट्स होती हैं, सब्सिडरी हो गई, फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी मीन्स आपका पेरेंट कंपनी भी है क्या, उसका पेरेंट कंपनी भी सेम है। एसोसिएट है एक एंटिटी एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। जॉइंट वेंचर है ऑफ द एंटिटी एंड द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप। मेंबर्स ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल जो है यहाँ पे एंटिटी के और ऑफ अ पेरेंट ऑफ द कंपनी के, वो क्या है, एक तरीके से मिले जुले हैं। एंड क्लोज मेंबर्स हैं फैमिली के। पर्सन विद कंट्रोल या फिर जॉइंट वेंचर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी, जो कि कंपनी वो उसके फैमिली के क्लोज मेंबर्स हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान वाले एंटिटीज़, यानी कि और एनी ऑफ द अदर ग्रुप जो कि प्रोवाइड करते हैं की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज उस एंटिटी को या उसकी पेरेंट कंपनी को। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर डीम नॉट टू बी रिलेटेड। अब कुछ पॉइंट ऐसे कर लेते हैं डिस्कस जो कि आपके रिलेटेड नहीं कहलाए जाएंगे। दो एंटिटी सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर और की मैनेजरल इन कॉमन। लेट सपोज आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन अ वन कंपनी, ऑल्सो आई एम वर्किंग इन एज अ डायरेक्टर इन अ सेकेंड कंपनी। इट मीन्स ये नहीं हो जाता कि ये दोनों कंपनीज भी जो है एक एंटिटीज़ जो है वो रिलेटेड हो जाएंगी, नहीं। अगर सेम डायरेक्टर है, सेम की मैनेजरल है, कॉमन है, तो वो नहीं ऐसा रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। दो वेंचर्स सिंपली बिकॉज दे शेयर जॉइंट वेंचर ओवर अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। अगर दो वेंचर्स है, ठीक है, दो वेंचर्स हैं और यहाँ पे क्या है, वो शेयर कर रहे हैं जॉइंट कंट्रोल, उनका दोनों का जॉइंट कंट्रोल है उस जॉइंट वेंचर पे, तो यानी कि ये आपका रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाया जाएगा। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाले, ट्रेड यूनियन वाले, पब्लिक यूटिलिटीज़ वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, एजेंसीज, ठीक है, ये सारे आपको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये सब भी आपके जो है रिलेटेड पार्टी नहीं है। जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द रिपोर्टिंग एंटिटी, यहाँ पे जॉइंटली कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ऑन द रिपोर्टिंग एंटिटी सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग्स विद द एंटिटी। सब वो लोग भी यहाँ पे आपके रिलेटेड पार्टी नहीं है। सिंगल कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, जनरल एजेंट और यहाँ पे ये सारे लोग जिसके साथ आप बिजनेस के नॉर्मल काम करते हो, वो सारे भी आपके रिलेटेड पार्टी नहीं है ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है यानी कि ट्रांसफ़र करना रिसोर्सेज को, सर्विसेज को या फिर ऑब्लिगेशंस को बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़ रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइज इज चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आप दो पार्टीज़ हो, दोनों रिलेटेड पार्टीज़ हो, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन कैसा, रिसोर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सर्विसेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है बिटवीन वन पार्टी टू अनदर पार्टीज एंड दीज टू पार्टीज आर रिलेटेड पार्टीज, सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। की मैनेजमेंट पर्सनल क्या होता है, की मैनेजमेंट पर्सनल होता है वो लोग जो कि जिनकी अथॉरिटी होती है कंपनी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग को लेकर के, डायरेक्टिंग को लेकर के, कंट्रोलिंग को लेकर के, एंड ये मोस्टली सारी एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते हैं। ये सारी जो है टॉप अथॉरिटी के व्यक्ति होते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसमें आपके डायरेक्टर्स आ जाते हैं और उनके लेवल के लोग आ जाते हैं, राइट। क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन, क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली में अब क्या क्या आएगा, लोग कहते हैं कि भाई ये तो मेरा क्लोज मेंबर नहीं है, मेरे उनसे बातचीत ही नहीं होती है, तो वहाँ पे क्लोज मेंबर में क्या क्या आएगा। क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन जो है वो फैमिली मेंबर है जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है और यहाँ पे उसके बातों से चीज़ें इन्फ्लुएंस कराई जा सकती हैं। दैट पर्सन इन देयर डीलिंग विद द एंटिटी, दैट इंक्लूड्स एक पर्सन का चाइल्ड, उसका खुद का बच्चा, स्पाउस, उसका हस्बैंड या वाइफ और डोमेस्टिक पार्टनर, ठीक है। स्पाउस या फिर आप डोमेस्टिक पार्टनर बोलो, एक ही बात है। चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन्स स्पाउस, ठीक है, यानी कि उसके स्पाउस का भी बच्चा, लेट सपोज आपके साथ नहीं है किसी और के साथ है तो उसके स्पाउस का बच्चा, और डोमेस्टिक पार्टनर एंड यहाँ पे डिपेंडेंट्स ऑफ द पर्सन, यानी कि उसके पेरेंट्स या जो भी लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दैट पर्सन स्पाउस या फिर उनका स्पाउस या फिर उनका डोमेस्टिक पार्टनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी
इंक्लूड की जाती है। एक जॉइंट वेंचर अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया गया अग्रीमेंट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ में होता है, ताकि और इसमें क्या होता है, आप अंडरटेक करते हो एक इकोनॉमिक यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए कि हम ये पर्टिकुलर काम करेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल होता है। दोनों मिलकर के जॉइंट कंट्रोल यानी कि दोनों का कंट्रोल उस पर होता है और वो काम आगे बढ़ाते हैं। जॉइंट कंट्रोल यानी कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीड शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि किसी एक पुल बनाना है, लेट्स सपोज एक पुल बनाना है, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, ये आप 2 कंपनीज मिलकर के जॉइंट वेंचर करते हो और आते हो कि हम ये पुल बनाएंगे, तो इन दोनों का जो है जॉइंट कंट्रोल होता है। यानी कि जो अथॉरिटी है, जो शेयरिंग ऑफ पावर है, पावर यानी कि कहाँ से सामान आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, वो जो पावर है वो इन दोनों के द्वारा शेयर की जा रही है। तो इट मीन्स जॉइंट कंट्रोल, दोनों का कंट्रोल उसके ऊपर है। शेयरिंग ऑफ अ पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ एन इकोनॉमी एक्टिविटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की पावर्स है जो कि ये दोनों शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे क्यों शेयर किया जा रहा है, ताकि ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट किया जा सके और इससे बेनिफिट कमाया जा सके। एसोसिएट क्या होता है, एक एन एंटरप्राइजेस जहाँ पे एक इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज़ नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ जॉइंट वेंचर ऑफ दैट पार्टी। लेट्स सपोज एसोसिएट यानी कि जो एक साथ मिलकर के, जैसे कई बार होता है ना, काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के जैसे कलीग्स, आप देखिए ऑफिस में जैसे कलीग्स होते हैं ना सीनियर है ना जूनियर है, कलीग्स वाली सिचुएशन। तो एन एंटरप्राइजेस जिसमें जो है एक इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी होती है और उसका सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस भी होता है उस कंपनी के ऊपर, और यहाँ पे ना तो वो सब्सिडरी है, ना तो वो जॉइंट वेंचर है, ना तो वो कुछ और है उस पार्टी की। सो दैट इज एसोसिएट। एक तरीके से सिस्टर कंसर्न कंपनी भी हम इसको कहते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि आपके डिसीजंस, आप जो है उस कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो। सो पार्टिसिपेट करना इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पे जो है कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज नहीं होता है, इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो। नाउ डिस्क्लोजर्स कौन कौन से होने चाहिए, अब वो बात करते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड सब्सिडरी रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर हैव बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पेरेंट्स एंड अ सब्सिडरी, एन एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज द नेम ऑफ इट्स पेरेंट एंड इफ डिफरेंट द अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी। देखो, भले ही आपकी ट्रांजेक्शन ना हुई हो, आपका एक पेरेंट कंपनी है या आपके पास कई सारी सब्सिडरी कंपनी है, भले ही आपकी कोई ट्रांजेक्शन ना हुई हो, आपने कुछ खरीदा बेचा ना हो, उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, but still you have to tell people that this is my subsidiary company, this is my parent company, ये बात बतानी पड़ेगी। आपने देखा अभी रिसेंटली ना पेटीएम पे बड़ा बुरा प्रॉब्लम हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि टेक्निकली उनका ऑडिट कराना था और वो चीज़ उस तरीके से नहीं सामने आ रही थी, और कई बार ये बात भी बोली जा रही है कि उसमें 9% जो था वो चाइना की किसी कंपनी का था, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए कोई कंपनी, लेट सपोर्ट आपकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी यानी उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपकी कंपनी का उसके पास है, तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, या अगर उसका बुरा समय चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी को ये चीज़ डिस्क्लोज करना मस्ट होता है कि ये मेरी पेरेंट कंपनी है, ये मेरी जो है सब्सिडरी कंपनी है। द नेम ऑफ इट्स पेरेंट एंड इट्स इफ डिफरेंट द अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी, अगर यहाँ पे जो है उसका पेरेंट कंपनी को दिखाना है, अगर वो अलग है, वो नहीं है, ना पेरेंट है ना सब्सिडरी है, तो अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी बन के आती है वो, तो इसीलिए उसको शो करना पड़ेगा। If neither the entity's parent nor the ultimate controlling party produce financial statement available for public use, the name of the next most senior parent that does so must also be disclosed. Okay, अगर आपका लेट्स सपोज जो आपकी एंटिटीज़ पेरेंट है, एंटिटी की जो आपकी खुद की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, नॉट द अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी, ना ही आपकी जो अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं कराते हैं पब्लिक यूज़ के लिए, यानी कि वो ऐसी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो उसका टॉप मोस्ट सीनियर पेरेंट कंपनी होगा उसका नाम भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, मैनेजमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या है कि भैया की मैनेजमेंट जो है पर्सनल कंपनसेशन इन टोटल एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, कि भैया मैनेजमेंट जो है उनको कितना कंपनसेशन दे रहे हो, कंपनसेशन यानी कि बेनिफिट्स कितना दे रहे हो, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, वेजेस कितनी है, सैलरी कितनी है, पेड एनुअल लीव्स कितनी है, पेड सिक लीव्स कितनी है, इफ़ पेबल विद इन द 12 months ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड, एंड अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स कितने हैं, जैसे कार, हाउस, मेडिकल, कार
एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यानी पेंशन हो गया, आपका मेडिकल केयर हो गया, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, वो भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि भैया हमने एज अ पेंशन इतना पैसा अपनी कंपनी में लोगों को दिया है, एज अ सैलरी हमने इतना दिया है। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके जैसे कि बोनस हमने इतना दिया या फिर प्रॉफिट शेयरिंग हमने इतना किया है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। टर्मिनेशन बेनिफिट्स हमने इतने दिए हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट बेनिफिट्स हमने इतने दिए हैं, वो चीज़ भी आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। इफ़ एन एंटिटी ऑब्टेन की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस फ्रॉम अ मैनेजमेंट एंटिटी, अगर आपने एक मैनेजमेंट करने वाली एंटिटी से जो है यहाँ पे की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज ली हैं, तो द एंटिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंपनसेशन पेड और पेबल बाय द मैनेजमेंट एंटिटी। अब कई बार क्या होता है ना, एक एंटिटी होती है जो सिर्फ मैनेजमेंट के लोगों को लेती है और जिन कंपनी को ज़रूरत होती है उनको देती है। अब यहाँ पे सैलरी ये वाली मैनेजमेंट कंपनी पे करती है उन मैनेजमेंट को, तो इस सिचुएशन में ये डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि कितना कंपनसेशन पे किया गया या क्या पेबल हुआ। हम यहाँ पे कंपनी क्या है, इसको सीधा पेमेंट करती है और वो अब बांट लेती है कि क्या करना है, किसको देना है, किसको कितना पैसा देना है। ठीक है। इंस्टेंट ऑफ एंटिटी डिस्क्लोज द अमाउंट इंकर्ड बाय द एंटिटी फॉर द provision of key management personal service that are provided by the separate management entity। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुद यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर यहाँ पे जो है कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है इन रिलेटेड पार्टीज़ में, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसका नेचर कि भैया क्या नेचर है, नेचर क्या है रिलेटेड पार्टी का, रिलेशनशिप क्या है, इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी अबाउट ट्रांजेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना पड़ेगा, नेसेसरी है फॉर एन आउटस्टैंडिंग ऑफ अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि पता चल सके उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अमाउंट बताना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन का अमाउंट बताना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे एंड गारंटीज क्या थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो था उस अमाउंट के रिगार्डिंग अगर बनाया है या आउटस्टैंडिंग बैलेंस के रिगार्डिंग अगर बनाया है, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड क्या किए गए हैं, कैसे किए गए हैं उस पीरियड को लेकर के, और वहाँ पे बेड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स कैसे वहाँ पे ट्रीट किए गए हैं जो कि उस रिलेटेड पार्टी से ड्यू अभी रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्लूड हो जाती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपका क्या क्या आता है यहाँ पे, परचेज़ करना, सेल करना। तो अगर आपने रिलेटेड पार्टीज़ के साथ कुछ परचेज़ और सेल की है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आता है। परचेज़ और सेल करना प्रॉपर्टी का या अदर किसी एसेट्स का, रेंडरिंग करना सर्विसेज या फिर रिसीव करना सर्विसेज, रेंडरिंग यानी देना या रिसीव करना सर्विसेज, लीज का कोई आपने अग्रीमेंट किया या लीज कुछ लिया है, दिया है। ट्रांसफ़र करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई R&D आपने किया वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसफ़र करना अंडर लाइसेंस अग्रीमेंट या फिर ट्रांसफ़र करना अंडर फाइनेंस अग्रीमेंट, जहाँ पे आप इंक्लूडिंग लॉन, इक्विटी कंट्रीब्यूशन इन कैश और इन काइंड, ये सारे प्रोविजन ऑफ गारंटीज और कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, कोलैटरल सॉरी, कमिटमेंट्स टू डू समथिंग इफ़ अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स और डज नॉट अकर इन द फ्यूचर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कोई रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे उसका क्या इवेंट होने वाला है, क्या फ्यूचर में उसको लेकर के चीज़ें हो सकती हैं। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी और बाय द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अदर एंटिटी। डिस्क्लोजर्स आर सेपरेटली रिक्वायर्ड, जो डिस्क्लोजर है वो आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, जैसे कि पेरेंट कंपनी का डिस्क्लोजर अलग से होना चाहिए, एंटिटीज़ जो कि जॉइंट कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी एंटिटी के ऊपर वो अलग से शो होना चाहिए। सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर जिसमें पार्टीज़ जो है जॉइंट वेंचर है, की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ उस एंटिटी का या फिर अदर रिलेटेड पार्टीज़ का। आई होप गाइस ये थोड़ा सा आपको जो है समझ में आया हो, राइट, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस आपके इस पूरे पॉइंट का कि भाई रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्या होता है, कब किया जाता है और रिलेटेड पार्टीज किसको कहा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।